मुझसे 6 सवाल पूछे गए हैं नक्सल अटैक के बारे में। मैं उनका एक एक करके ब्रीफली जवाब देता हूँ। पहला सवाल था, सीक्रेट प्लान वाज प्रिपेयर्ड विद स्ट्रेंथ ऑफ 2000 सोल्जर्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम कोबरा एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। हाउ डू यू सी इट, इंटेलिजेंस फेलियर और कोइंसिडेंस? ये ना इंटेलिजेंस फेलियर था ना कोइंसिडेंस था, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन लीक। अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो 2000 के लगभग नक्सल चारों तरफ से घेर के तैयार नहीं होते हथियारों के साथ अटैक करने के लिए। यानी ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जो नक्सलों के पास पहुंची, और उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे चारों तरफ से घिराव तैयार किया अपने हथियारों के साथ, बम के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और जो भी वेपन्स हैं उनके साथ। और जब ये फोर्स वहाँ पर पहुँची तो इन्होंने चारों तरफ से उसको अटैक करा। तो ये ना तो इंटेलिजेंस फेलियर है और ना कोइंसिडेंस है, ये केवल इंफॉर्मेशन लीक है जो कि सरकारी महकमे से निकल के किसी जर्नलिस्ट के माध्यम से, जैसे मैंने लिखा था, एक जर्नलिस्ट के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन नक्सलियों तक पहुंची थी। दूसरा सवाल, you including a number of social media people have linked this attack with West Bengal. Please explain what makes you say so. What is the connection between Karachi project and Naxal attack recently? मेरे अलावा बहुत लोगों ने बोला, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बात सबसे पहले मैंने ही बताई थी कि बंगाल इलेक्शन से इसका लिंक है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अपने फेसबुक पे लिख चुका हूँ कि 1 अप्रैल को ममता बनर्जी ने सबको बुलाया, सब विपक्ष को अपने साथ आए। उसके बाद सीपीएम और कांग्रेस खुल के साथ आ गई। सीपीएम का काम ही नक्सल है, क्योंकि नक्सल को समझने के लिए नक्सलवाड़ी समझना बहुत ज़रूरी है और अर्बन नक्सल समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। जब हम नक्सल की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए जो 2013 में मैंने लिखी थी कि नक्सल अटैक जो होते हैं, जो नक्सलवाद है, वो एक बिजनेस है। ये नक्सलवाद किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो कहने के लिए कुछ भी हो, ज़मीन के लिए, जंगल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एक बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस चलता है, और इस बिज़नेस में कांग्रेस भी इसकी पार्टनर है, क्योंकि 80-20 का रूल होता है। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ को नक्सल लड़ने के लिए 100 करोड़ का सिक्योरिटी फंड आता है, जो कि बजट के बाहर का होता है। जो 100 करोड़ है उसमें इनका एडजस्टमेंट होता है कि 80 करोड़ हम रखेंगे, 20 करोड़ नक्सलियों को दे देंगे, मतलब नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस को दे देंगे। तो ये पूरा एक बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बंगाल का इससे कनेक्शन यही है कि नक्सल का शुरुआत नक्सलवाड़ी से हुई थी, और जब भी नक्सलवाड़ी में कोई जोर ज़बरदस्ती होती है, या कहें कुछ एक्शन होता है, या चुनाव हारने की बात होती है, तो उसका असर जो है बाहर पड़ता है। जैसे जो नक्सल एरिया हैं या जो अर्बन नक्सल हैं वो भी दिखना शुरू कर देते हैं। तो बंगाल इलेक्शन को जीतने के लिए, ताकि वो डाइवर्ट हो, और क्योंकि बंगाल इलेक्शन में अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ममता बनर्जी के लिए है वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह का देखा जाए तो ज़्यादा रोल नहीं है। वो चाहते हैं कि सीआरपीएफ हटे, क्योंकि अगर सीआरपीएफ हटेगी तो फिर रिगिंग खुल के होगी। दूसरी चीज़, बेशक वो चाहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये 3 एलिमेंट जो हैं, मोदी, अमित शाह और सीआरपीएफ, यही बंगाल का इलेक्शन को साफ सुथरा और लड़ने के योग्य बना रहे हैं। बाकी किसी में इतनी दम नहीं थी कि बंगाल के इलेक्शन को लड़ सकें। जो 8 फेज़ का इलेक्शन हुआ है, उस 8 फेज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रिगिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होगी, बूथ कम होंगे, तो नेचुरली सिक्योरिटी जब ज़्यादा होगी तो लोग खुल के वोट करेंगे। इसी कारण आप देखते हैं जब 70-80% वोटिंग होती है तो वो प्योर वोटिंग होती है, मतलब बिना खौफ के इंसान आके वोट कर रहा है, ईमानदारी से अपने जो भी उसकी सोच है, जो भी उसका फेवरेट कैंडिडेट है, उसको वोट कर रहा है। जबकि पहले भी 70-80% वोट होता था, 2016 में भी होता था, 2011 में भी होता था, लेकिन वो जो था 70-80% वो प्योर वोट नहीं था, वो रिग्ड वोट था, वो रिगिंग होती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है, इसमें रिगिंग कैसे? भाई कमरा बंद कर दो,
एक मिनट में 100 मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन है 150 वोट पर घंटा पढ़ने का, या शायद हर आधे घंटे में 150 वोट पढ़ते हैं। आपने बंद करी, आप वहाँ बैठ के दबाते रहिए मशीन को, उसमें क्या क्या होगा? आपको टिकी मार्क तो करना है सबको। तो बाहर लाइन भगा दीजिए, आप बाहर लाइन को भगा दीजिए, अंदर बंद करके वोट करते रहिए, उसके बाद ईवीएम की काउंट कोई भी कर ले। तो रिगिंग का मतलब यही नहीं होता है कि आपने बैलेट बॉक्स लेके भाग गए, अंदर बैठ के भी बैलेट डाल दो, वो भी रिगिंग ही कहलाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, one of the most important thing about is where are they getting weapon, logistic and ideological support, and who in India is sponsoring them? देखो, वेपन मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो सब लोग लिख रहे हैं, मीडिया लिखता है सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ये वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेपन आपके मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार हर जगह बन जाते हैं। हमारे यहाँ वेपन बनाने की गांव में लघु उद्योग जैसा होता है, आपने यूपी बिहार में बहुत देखा होगा। वहाँ से वेपन बन के आएंगे। जो रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने यूज़ करे वो कोई हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ग्रेड रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, बल्कि घर में बनाए हुए रॉकेट लॉन्चर थे। और रहा सवाल कहाँ से वेपन आते हैं, मेरे ख्याल से अभी वो बोलना मेरे लिए शायद ठीक नहीं होगा। अगर आपको जानकारी है तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए, पर मैं अपने मुंह से अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, 80-20 का जो होता है फंक्शनैलिटी, वो वहीं से ही आता है। वो हमारे अब फौज है, चाहे वो अर्थ सैनिक बल हो, चाहे पूरी फौज हो, ये तो है नहीं कि सारे ईमानदार हैं। लीक्स वहाँ से भी होती हैं। अब्बास नकवी, मुख्तार जो था, जो भी उसका नाम है, उसको भी एलएमजी कहाँ से आई थी? उसको एलएमजी फौज से ही आई थी ना, उसके रिलेटिव ने ही वहाँ से निकाल के दी थी एलएमजी। तो ये सब वेपन मैनेज हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी स्मगलिंग का फैक्टर रहता है। जैसे श्रीनगर से अभी बोट आ रही थी, बोट पकड़ी गई जिसमें हथियार थे कि 47 थे, 1000 राउंड बुलेट थी, बम्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे। तो इस तरह से लीक पॉइंट्स हैं, वहाँ से लीक पॉइंट से आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ से भी आते हैं। वहाँ पर सेबों के जो ट्रक होते हैं, या जो और आइटम्स इंडिया में आती हैं, भारत के अंदर जो आती हैं जम्मू कश्मीर से, उनमें भी छिपा के वेपन भेजे जा सकते हैं। धीरे, ऐसा नहीं होता है कि एक पूरा ट्रक भर के एक दिन में आ गया, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और धीरे धीरे ये मूव करते हैं। It is a coincidence that Nalin Prabha DIG passed out from St. Stephen, Delhi, was in charge of the similar operation in 2010 when the biggest Maoist attack happened. Stephen is another leftist college. Can we simply say it is bad luck, or there is more to it as claimed by many on the social media? There is a lot of things to be claimed on social media. There are a lot of information. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास भी होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास भी होती है। सेंट स्टीफन हो, एलएसआर हो, ये आजकल मतलब किसी कॉलेज का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज में लगभग लाल सलाम पहुंच चुका है। और लाल सलाम जो है वो ब्रेन वॉश करता है स्टूडेंट्स का, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे आपका स्टीफेंस हो। स्टीफेंस में आप देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल लेवल निकलते हैं 100 में मेरे ख्याल से 50-60 तो ऐसे होते हैं जो जिनका ब्रेन वॉश आसानी से हो जाता है। और बाकी जो होता है, इनको लिक्रेटिव ऑफर्स दिए जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में पास करने के हों, चाहे प्रेफरेंशियल मार्क्स के हों, और मैं बोलना नहीं चाहता, बट सेक्सुअल फेवर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये लोग इधर लटक जाते हैं। क्योंकि जब आप नामी कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो पढ़ाई का महत्व कम हो जाता है, कॉलेज का नाम ज़्यादा हो जाता है। तो कहना ठीक नहीं है, बट हाँ, अफेक्ट है उसका। This information particularly becomes important in the background that a similar operation by forces in the year 2017 met with a similar fate. देखिए, पहले जो हुआ और अब जो हुआ उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो होता था उसमें ऑपरेशंस होने के बाद हम भूल जाते थे, लेकिन अभी जो ऑपरेशन हुआ है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इसका रिटेलिएशन बहुत स्ट्रांग होगा।
लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि फौज जाएगी, अर्धसैनिक बल जाएंगे, नक्सल को ढूंढ ढूंढ के गोलियां मारेंगे और 200 300 400 लाशें बिछा दी जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। There has been a huge problem between commandant force and IPS. The former warned that they better be led by their own. Can this lack of trust and coordination be a reason for this massive ambush of soldiers? No, it is not because of the Carter fight. Carter fight की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो सोल्जर्स ज़मीन पे लड़ता है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, चाहे वो फौज से हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल से हो। लेकिन ये कहना कि डिसेंट नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर जनरली अपनी लास्ट पोस्टिंग या रिटायरमेंट पोस्टिंग या रिलैक्स पोस्टिंग को बीएसएफ, सीआईएसएफ, जो भी हमारी सीएपीएफ फोर्सेस हैं, इनमें आके मुख्य पदों पर बैठ के करते हैं। तो जो नीचे रैंक में आदमी ग्रो कर रहा है उसको बुरा लगता है कि उसने इतनी मेहनत करी है और वो आईजी रैंक से ऊपर नहीं जा पा रहा है, डीआईजी ज़्यादा से ज़्यादा डीआईजी बन गया, आईजी बन गया, उसके ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये उन लोगों को लगता है। दूसरा होता है पे पैरिटी। तो यहाँ पर पेमेंट जो उनकी सैलरी पैरिटी भी होती है, जो मैं क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत बैठता हूँ, मेरे लिए तो मेरा परिवार जैसे ही है, सीएपीएफ और आर्मी और सारे फोर्सेस। तो जब मैं इनके साथ बैठता हूँ तो यही एक सवाल आता है कि कम से कम पे पैरिटी तो होनी चाहिए। मतलब आपने 20 साल की सर्विस करी, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो आपने 30 साल 40 साल की सर्विस करी, आप डीजीपी बनने के लायक हैं, लेकिन आपको डीजीपी नहीं बनाते हैं, आपको एक आईपीएस आपके सिर पे बैठा देते हैं। उस आईपीएस को उस ग्रेड की सैलरी मिलती है, लेकिन आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप डीएसपी डीजीपी नहीं बने। तो यहाँ दो प्रॉब्लम हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम जो प्रमोशंस की है वो तो है, जो कमांड की है वो भी है, और ये पे पैरिटी भी है। तो जो तनख्वाह में होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इन सब का असर ग्राउंड पे, फोर्स पे नहीं होता है। ग्राउंड की फोर्स अलग है, उसका मोटिवेशन अलग होता है। जब वो लड़ने जाती है, जब वो किसी टास्क पे होती है, तो उसका कार्य अलग होता है, तो उसमें इतना अफेक्ट नहीं आता है। आखिरी क्वेश्चन है कि जो कोबरा कमांडर रिलीज़ हुआ है, क्या इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मतलब कहने का मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसका अर्थ ये है कि अब कोई एक्शन नहीं होगा। पहली चीज़ आप ये समझिए कि कोबरा कमांडर को छोड़ा क्यों गया। अगर नॉर्मल कोर्स होता है जहाँ पर मतलब किसी फोर्स के बंदे को अबडक्ट करके मतलब क्या कहते हैं उसका अपहरण कर लिया जाता है, या उसको कैप्टिव कर लिया जाता है, तो जनरली जब रिलीज़ की बारी आती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाओ तुम अपने टांगों पे चढ़ के जाओ और निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर दूसरा केस हुआ। यहाँ केस ये हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट गए और उन जर्नलिस्ट ने सो कॉल्ड बातें करी जो कि मुझे रियल नहीं लग रही, क्योंकि मतलब ऐसे ही जर्नलिस्ट ना हो गए, कोई बहुत बड़े नेगोशिएटर हो गए क्या। तो वो गए, वहाँ बातें हुई और उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ते हैं, और छोड़ने के लिए उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, प्रेस को इकट्ठा कर लिया, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, फिर सबके सामने उसके हाथ से रस्सियाँ खोल के उसको रिलीज़ करा। इसका मकसद समझो, उन्होंने रिलीज़ नहीं करा, उन्होंने एक चाल चली है। उन्होंने पब्लिक मॉनिटरिंग के अंडर उसको रिलीज़ करा ताकि ये खबर दूर दूर तक पहुँचे, जो ख़ास तौर से विदेशी मीडिया है और जो हमारा अर्बन नक्सल है, इन सब तक पहुँचे, ताकि, और ये अर्बन नक्सल की ही प्लानिंग है, ये उनमें अकल नहीं है ऐसे छोड़ने की, अर्बन नक्सल की तरफ से फीडिंग हुई है। तो ऐसे छोड़ने से क्या होता है कि एक मानवता वाली बात होती है कि हमने मानवता के नाम पे आपको छोड़ दिया है, यानी अब आप हम पे अटैक मत करना। यानी इसका करने का मकसद ये था कि जो 22 जवान शहीद हुए उनको अब हम भूल जाएं, उनके लिए हम कोई रिटेलिएशन नहीं करें
और कोई अटैक नहीं करें, बात यहाँ की ख़त्म हो गई, हमने आपको रिलीज़ कर दिया। लेकिन शायद वो ये गलती कर गए कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है और ये अमित शाह गृह मंत्री हैं। रिटेलिएशन होगा, बहुत तगड़ा होगा। और अगर किसी को लगता है कि 200-300 लाशें अर्धसैनिक बल हमारे या फौज जाके गिराएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए हमेशा क्या होता है, मैं क्लेम तो नहीं करता, मैं ज़्यादा जानता हूँ लड़ाई के बारे में, पर एक बेसिक फंडामेंटल जो सीखा है लाइफ में ट्रेनिंग में, वो ये सीखा है कि छोटे छोटे पैदों को मारने से कुछ नहीं होता। अब मैं 10 जवान मारूंगा, वो हमारे 5 मार जाएंगे, मैं उनके 10 आतंकवादी मारूंगा, फिर वो हमारे 5 मार जाएंगे। तो ये पैदे हैं, ये गिरते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ अटैक मत करो। अगर आपको किसी अपने अपोजिट साइड को, एनिमी को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले उसकी सप्लाई लाइन काटो। अगर सप्लाई लाइन कट जाएगी तो आपको किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना गोली चलाए भी आप लड़ाई जीत सकते हो। अब नक्सलों की सप्लाई लाइन कहाँ बैठी है? शहरों में बैठी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में बैठी है, सरकार में भी बैठी है, मीडिया में बैठी है, फिल्मों में बैठी है, क्रिकेट में बैठी है, यहाँ हर जगह बैठी है। हमें इनको अटैक करना है और आप देखेंगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों पे इनका फंदा कसा जाएगा। जब ये सप्लाई लाइन ख़त्म होगी तो जो गांव में और जो रिमोट एरिया में, जंगलों में जो नक्सल हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। आपको उदाहरण देता हूँ, आप, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। 2019 से पहले गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। अगर आपको याद हो, नक्सल अफेक्टेड जो एरिया थे भारत में, वो 250 प्लस थे, 250 डिस्ट्रिक्ट प्लस थे, ठीक है। आज की डेट में वो 50 से कम हो गए। यानी वो जो 200 डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हुए, वो वहाँ कहीं गोली तो नहीं चली, सबने समर्पण करा। तो कहीं तो नकेल कसी गई। वो नकेल कहाँ कसी गई थी? जैसे एनजीओज़ पे बैन लगाना, जो सैकड़ों एनजीओज़ खुले हुए थे, हज़ारों एनजीओज़ खुले हुए थे, जहाँ से पैसा मूव होता था। सप्लाई लाइन क्या है? पैसा है। अगर आपने पैसा काट दिया, ठीक है ना, तो नक्सल मर जाएगा। पाकिस्तान में आपने क्या करा? पाकिस्तान आए दिन कभी यहाँ बम ब्लास्ट, कभी वहाँ बम ब्लास्ट। हिंदुस्तान में एक लिस्ट बना लो हर महीने के बम ब्लास्ट की, ऐसा सिनेरियो हो गया था। लेकिन हमने क्या करा? हमने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी। हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना वीक कर दिया कि वो अब फंडिंग नहीं कर सकता। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में 2014 के बाद कोई भी अटैक नहीं हुआ। एक पठानकोट हुआ एज एन एक्सेप्शन, और या जब बाकी जो हुए वो जम्मू कश्मीर में हुए। भारत मेनलैंड में अटैक नहीं हुए, और ये हम इसीलिए प्रिवेंट कर पाए क्योंकि हमने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन, जो कि पैसा था, वो काट दिया। वो पैसा काटने के बहुत कारण थे, तरीके थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन एक तरीका था जिससे हमने पैरेलल इकनॉमी बंद करी और पाकिस्तान को पैसा काटा। पाकिस्तान को एफएटीएफ में लाना, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करी ताकि इन्वेस्टमेंट उसके पास ना आए। और आज आप देख रहे हैं क्या हालत हो गई पाकिस्तान की। और तो मेरे ख्याल से जो मुझे सवाल दिए गए, मैंने उसका सही जवाब दिया। बाकी जैसा आप ठीक समझें।